नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। यूक्रेन युद्ध अब धीरे धीरे और भी ज्यादा विनाशकारी होता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि रूस अब निर्णायक लड़ाई लड़ने का मूड बना चुका है। लिहाजा उसने एक विशालकाय काफिले को यूक्रेन में लड़ाई लड़ने के लिए उतार दिया है। रूसी सेना यूक्रेन में भयंकर तबाही मचा रही है और अब यूक्रेन के 70 और सैनिक मारे जाने की खबर है। इससे पहले भी सैकड़ों लोग मारे गए हैं, जिनमें से कई बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल हैं। खार्किव में जारी गोलाबारी में कम से कम 11 नागरिकों की मौत हुई है। कीव का कहना है कि पिछले गुरुवार को आक्रमण शुरू होने के बाद से 14 बच्चों सहित 352 नागरिक मारे गए हैं। रूस ने पहली बार स्वीकारा है कि उसे नुकसान हुआ है। वहीं यूक्रेन में अब भी हजारों भारतीय फंसे हैं। उनको निकालने के लिए भारत सरकार की ओर से प्रयास जारी है। अमेरिकी सैटेलाइट तस्वीरें मुहैया कराने वाली कंपनी मैक्सार लैब ने यूक्रेन युद्ध पर जो नई तस्वीरें जारी है, उसमें दिख रहा है कि रूस का 64 किलोमीटर लंबा विध्वंसक काफिला लगातार यूक्रेन की सड़कों पर आगे बढ़ रहा है और रूस के इस काफिले में तबाही मचाने वाले हथियारों की भरमार है। जो रूसी काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है, उसमें टैंक, हथियारबंद वाहन, तोप और रसद सामग्रियों की सप्लाई करने वाली गाड़ियां शामिल हैं। भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों को यूक्रेन से निकालने के लिए एक खास ट्विटर हैंडल बनाया है। इस ट्विटर अकाउंट पर यूक्रेन के बॉर्डर से लगते देशों जैसे कि हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवेक रिपब्लिक के हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ साथ ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के जवाब में सेंट्रल बैंक ऑफ रशियन फेडरेशन को सोमवार को निशाना बनाते हुए अधिक आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने की योजना की घोषणा की है। वहीं आपको बता दें कि भारत में यूक्रेन के राजदूत इगोर पोलिखा ने सोमवार को कहा है कि रूस के हमले के कारण जमीनी हालात बहुत मुश्किल और जटिल होने के बावजूद यूक्रेनी अधिकारी फंसे हुए भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने में मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। पोलिखा ने कहा है कि उन्होंने स्वयं यूक्रेनी सुरक्षा बलों से फंसे हुए भारतीयों की सहायता करने का अनुरोध किया है। भारत ने सोमवार को कहा है कि यूक्रेन में जमीनी हालात बहुत मुश्किल हैं और जटिल होने के बावजूद वह युद्धग्रस्त देश से अपने हर नागरिक को स्वदेश वापस लाएगा। मैक्सार लैब की तस्वीरों में दिख रहा है कि रूसी काफिले में कई गाड़ियां काफी दूर हैं और रास्ते पर एक साथ 2 या 3 वाहनों का ग्रुप आगे बढ़ रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि यूक्रेन पर हमले के लिए बेलारूस में भी काफी तेजी से तैयारी हो रही है और रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर दक्षिणी बेलारूस में हमले की तैयारी कर रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कार्रवाई तेज शुरू कर दी है। जहां नवाब मलिक ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपने खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, वहीं अब अंडरवर्ल्ड डॉन और मुंबई बम धमाकों के गुनहगार दाऊद इब्राहिम से जुड़ी संपत्तियों की खरीदने से जुड़े इस केस में नवाब मलिक के बाद बेटे फराज की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मंत्री नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक को नोटिस जारी किया है, यानी कि जांच एजेंसी उनसे भी पूछताछ करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के समन पर फराज मलिक ने कहा कि उन्हें समय चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक फराज मलिक का कहना है कि ये पूरा मामला 20 साल पुराना है, ऐसे में उन्हें भी अपनी तैयारी करने के लिए समय की जरूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक फराज ने 10 दिनों की मोहलत मांगी है। नवाब मलिक की बेटी नीलोफर मलिक खान ने भी इस बारे में बयान देते हुए कहा है कि फराज को सोमवार 28 फरवरी सुबह 11:30 बजे ईडी का समन मिला। ईडी ने एक पेपर मांगा है, वो आज नहीं जाएगा, हमारे वकील फोन करेंगे। बता दें कि नवाब मलिक के कारोबार को उनके बेटे और बेटियां मिलकर चला रहे हैं, इसलिए माना जा रहा है कि आने वाले समय में केंद्रीय जांच एजेंसीज इन पर भी शिकंजा कस सकती है। वहीं नवाब मलिक को 8 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। उन्होंने पूछताछ के दौरान तबियत खराब की शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने नवाब मलिक को 23 फरवरी को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। मलिक ने मामले में तत्काल रिहाई की मांग की है। मलिक ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है और अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुए जल्द से जल्द रिहाई की मांग की है। गौरतलब है कि ईडी दाऊद की बहन हसीना पारकर और मलिक के बीच हुए एक भूमि सौदे की जांच कर रहा है। ईडी के सूत्रों ने कहा है कि मलिक ने दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के साथ कुर्ला संपत्ति को अवैध रूप से खरीदने के लिए सौदा किया था। उनके बेटे फराज पर सौदे से संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और पारकर को भुगतान समाशोधन में शामिल होने का आरोप लगाया गया है।
इस संपत्ति की मौजूदा कीमत 300 करोड़ रुपए है। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमत के बीच 1 मार्च को एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी हो गए। सिलेंडर के रेट में 105 रुपये का बड़ा इजाफा हुआ है। ये इजाफा कॉमर्शियल सिलेंडर में किया गया है। वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि 7 मार्च के बाद घरेलू एलपीजी सिलेंडर भी महंगा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण की वोटिंग 3 मार्च को होगी और आखिरी फेज की वोटिंग 7 मार्च को होगी। ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 7 मार्च के बाद घरेलू सिलेंडर की कीमत बढ़ने से आपकी जेब पर असर पड़ सकता है। आपको बता दें, इस बढ़ोतरी के साथ दिल्ली में आज से 19 किलो के कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2012 रुपये हो जाएगी। वहीं 5 किलो के सिलेंडर की कीमत में भी 27 रुपये का इजाफा हुआ है। अब दिल्ली में 5 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 559 रुपये होगी। वहीं कोलकाता में अब 1987 रुपये की बजाय 2095 रुपये में ये सिलेंडर मिलेगा। मुंबई में इसकी कीमत अब 1857 रुपये से बढ़कर 1963 रुपये हो गई है। बता दें कि 6 अक्टूबर 2021 के बाद से घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बढ़ोतरी या कटौती नहीं हुई। ये ना तो सस्ता हुआ और ना ही महंगा हुआ, लेकिन इस दौरान कच्चे तेल की कीमत $102 प्रति बैरल के हिसाब से महंगी हो गई है। कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में पिछले कुछ महीनों से अच्छा खासा बदलाव देखने को मिल रहा है। देश में नए कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में दिनों दिन गिरावट का दौर जारी है। आज एक बार फिर कोरोना केस में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में 10,000 से भी कम मामले सामने आए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 6,915 नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 4,29,31,045 हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में 180 लोगों की कोरोना महामारी की वजह से मौत हुई है। मौत के नए आंकड़ों के साथ ही देश में संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा अब 5,14,023 पर पहुंच गया है। देश में फिलहाल रिकवरी रेट बढ़कर 98.59% हो गई है। देश में डेली पॉजिटिविटी रेट घटकर अब 0.77% रिकॉर्ड की गई है। वीकली पॉजिटिविटी रेट भी घटकर अब 1.11% हो गई है। इस दौरान कोरोना के 16,864 मरीज ठीक हुए हैं, जिसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 4,23,24,550 पर पहुंच गई है। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से मंगलवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक है। देश में एक्टिव केस की बात करें तो अब एक्टिव केस 92,472 हैं। एक्टिव मामले कुल संक्रमण के मामलों का 0.22% हैं। इन आंकड़ों को देखने के बाद कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण आई तीसरी लहर के बाद देश में हालात सुधर रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण पर लगाम कसने के लिए सरकार वैक्सीनेशन पर भी काफी ध्यान दे रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते दिन 18,22,513 खुराकें लोगों को लगाई गई हैं और अब तक वैक्सीन के कुल 177,70,25,914 करोड़ डोज लोगों को लग चुकी है। कोरोना टेस्ट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश भर में 9,01,647 टेस्ट किए गए हैं। अब तक देश में लगभग 76,84,00,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। तो वहीं राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा केस अभी भी केरल से ही सामने आ रहे हैं। केरल में 2,010 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया और इस दौरान 110 मरीजों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई। इनमें पुरानी मौतें भी शामिल हैं। और नए आंकड़ों की बात करें तो महाराष्ट्र में बीते दिन 407 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया है। वहीं 4 मरीजों की मौत हुई है। यहां तीसरी लहर कमजोर पड़ गई है। कर्नाटक में 268 मामले सामने आए हैं और इस दौरान 14 लोगों की कोरोना महामारी की वजह से मौत हुई है। वहीं तमिलनाडु में 366 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई और इस दौरान एक मरीज को अपनी जान गंवानी पड़ी।
देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 258 नए मामले सामने आए हैं और 499 संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं। वहीं कल यानी 28 फरवरी को 448 नए मामले सामने आए थे और 3 मरीजों की मौत हुई थी। अब दिल्ली में एक्टिव मामलों की बात करें तो अब एक्टिव मामलों की संख्या 1845 रह गई है। आज भगवान शिव की अपार शक्ति और भक्ति का पर्व महाशिवरात्रि है। देश भर में इस महापर्व की धूम देखी जा रही है। महाकाल की नगरी उज्जैन में शिवरात्रि का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के मौके पर उज्जैन में बाबा महाकाल का भव्य अभिषेक और भस्म आरती की गई। इस अवसर पर भगवान भोलेनाथ को पहले दूध से नहलाया गया, उसके बाद शहद से नहलाकर चंदन का लेप लगाया गया और फिर उनकी पहली पूजा की गई। ओम नमः शंभवाय जय भवाय नमः शंकराय च महेश्वराय नमः शिवाय च शिवतराय बनारस में महाशिवरात्रि पर शिव भक्तों में गजब का उत्साह होता है।
देवों के देव महादेव के भक्त दुनिया भर में हैं, लेकिन बाबा भोले की सबसे प्रिय और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक काशी का पूरी दुनिया में महत्व अलग है। ऐसी मान्यता है कि काशी में शिव की विशेष कृपा बरसती है। महाशिवरात्रि के अवसर पर सोमवार रात से ही शिव भक्तों की लंबी लंबी लाइनें यहाँ लगी हैं। अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया जा चुका है, जहां अब काफी जगह है, साथ ही भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इससे व्यापारी समुदाय भी खासा प्रसन्न है। पिछले 2-3 साल से तो थोड़ी मंदी चल रही है, लेकिन कॉरिडोर बनने के बाद ऐसी आशा की जा सकती है कि आने वाले जब पूरा कॉरिडोर का काम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो है पब्लिक का होगा। जैसे कि पिछली 31 दिसंबर 1 जनवरी को काफ़ी भीड़ थी, जिससे कि बहुत पब्लिक आई थी बनारस में, ऐसा आपने समाचारों पत्रों में भी पढ़ा होगा। तो उस तरफ की भीड़ आएगी और पब्लिक भविष्य में आएगी, इस बात की मतलब ऐसे आशा लगती है। और इस आशा से कॉरिडोर बढ़ने से फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान होने की कोई वो नहीं है, क्योंकि पब्लिक आएगी तो कुछ खरीदेगी ही। तो बिजनेस के हिसाब से थोड़ा ठीक रहना चाहिए, ऐसा आशा करता हूँ। तो वहीं भुवनेश्वर में महाशिवरात्रि उत्सव से एक दिन पहले ही प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर जगमगा उठा। रंग बिरंगी लाइटों से पूरे मंदिर को खूबसूरती से सजाया गया। लिंगराज मंदिर में शिव के दर्शन करने भारी संख्या में भक्तों का तांता लगा है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का सबसे बड़ा मंदिर है। कई कारणों से इस मंदिर का विशेष महत्व है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव की पत्नी को यहाँ भुवनेश्वरी कहा जाता है, वहीं शिव यहाँ लिंगराज कहे जाते हैं। इस मंदिर के परिसर में ही छोटे छोटे 100 से ज्यादा मंदिर हैं, जिनमें कई देवताओं की प्रतिमा मौजूद है। बताया जाता है कि विशाल परिसर में फैले इस मंदिर में 150 सहायक मंदिर हैं। लिंगराज मंदिर हिंदू धर्म के आराध्य देव भगवान शिव के एक रूप हरिहर को समर्पित है। हरिहर का मतलब है हरि है विष्णु, जिन्हें शिव ने हरा है। ये मंदिर वैसे तो भगवान शिव को समर्पित है, परंतु शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु भी यहाँ विराजमान है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।